सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी अश्विनी राय पर स्वागत है। टॉपिक आपके सामने मैंने लिख रखी है, शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवा का इतिहास। ये टॉपिक चलेगा क्योंकि मराठा साम्राज्य में मराठों शिवाजी के अलावा एक बहुत बड़ा कालखंड जो पेशवाओं के साथ प्रारंभ होता है, उसकी महिमा बड़ी निराली है, उसको भी आपको जानने की आवश्यकता है। जिसमें बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, ये सब चीज़ों को आपको सारे पेशवाओं के बारे में पढ़ना है और बड़े मज़ेदार हैं। उनमें कुछ कहानियाँ जो भी पिक्चर भी बनी थी बाजीराव मस्तानी, वो भी आपको जानना है इनके बारे में। तो हम पढ़ेंगे आज शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवा का इतिहास। तो ये हम शुरू कर लेते हैं दोस्तों। जैसे शिवाजी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें, जिन्होंने भारत में मराठों को एकीकृत किया और हिंदवी स्वराज की स्थापना किया। ठीक, तो जब तक शिवाजी शासन के कर्ता धर्ता थे तब तक मराठा साम्राज्य दिन दूना चौगुना बढ़ता रहा। लेकिन शिवाजी के मृत्यु के बाद फिर उनके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। परिणाम ये हुआ कि उसमें पेशवाओं की दखलंदाजी हुई और साहू जी एक नाम मात्र का शासक बन के रहा और वास्तविक शक्तियाँ पेशवाओं के हाथ में आ गई। वो आप आगे देखेंगे। देखो दोस्तों, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में एक सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि योग्य राजा के बाद अगर उसकी संतान योग्य नहीं हुई, उतनी योग्य नहीं हुई, तो परिणाम ये होता है कि उन पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है और दरबारी गुटबंदियों का वह राजा जो है वो उसकी कठपुतली बन जाता है। इतिहास इसका गवाह है। आप किसी भी राजवंश को उठा कर देखिए कि जैसे आप मौर्य वंश में अशोक को हटा के देखिए कि अशोक के बाद फिर राजवंश का पतन हुआ। गुप्तों में समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद फिर गुप्तों का पतन प्रारंभ हुआ। वैसे ही आप उठा के ये देखो, मुग़लों में उठाकर आप देख लीजिए कि जब तक औरंगजेब शासन रहा तब तक उसने जितने भी मुग़ल साम्राज्य जहाँ तक था उसको बनाए रखा। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया। वैसे ही शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य भी पतन होना प्रारंभ हो गया। तो शिवाजी के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट और है, वो देखिए। जैसे प्रश्न आ जाता है कि शिवाजी को किसने राजा की उपाधि दिया था, तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया था और शिवाजी को ही पहाड़ी चूहा भी औरंगजेब ने ही कहा था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी औरंगजेब ने ही कहा था। इसके अलावा स्मिथ, एक अंग्रेज इतिहासकार है स्मिथ, जिसने शिवाजी के राज्य को, ये सब टीजीटी के प्रश्न हैं, शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा। इसके अलावा एक मध्यकालीन इतिहासकार था खफी खां। खफी खां का स्टेटमेंट बड़ा मज़ेदार है। उसने शिवाजी को धोखे का पिता और शैतान का पुत्र कहा। ये स्टेटमेंट खफी खां का है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट हैं जो टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने आप बता दिया, इसको आप लिख चुके होंगे। अब हम अपने टॉपिक पर शुरू करते हैं कि शिवाजी की मृत्यु के बाद फिर क्या हुआ। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई। तो उनकी मृत्यु के समय शिवाजी का पुत्र संभाजी वह पन्हाला के दुर्ग में कैद था और बाद में इसको आज़ाद कर दिया गया। ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए कि शिवाजी की मृत्यु के समय उनका पुत्र संभाजी पन्हाला के दुर्ग में कैद था और बाद में उसको आज़ाद कर दिया था मुग़लों ने। तो हम शिवाजी के बारे में थोड़ा सा परिचय देख लें। शिवाजी की 2 शादियाँ हुई थीं।
एक था शादी सईबाई या साईबाई के साथ हुआ था, दूसरी शादी सोयराबाई के साथ हुआ था। इनसे जो पुत्र हुआ ये थे संभाजी, और इनसे जो पुत्र हुआ ये था राजा राम प्रथम। संभाजी का पुत्र यशुबाई से हुआ और राजा राम का विवाह ताराबाई से हुआ। इनसे जो पुत्र हुआ वो थे साहू जी, और इनसे जो पुत्र हुआ उनका नाम रखा गया शिवाजी द्वितीय। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आप याद रखें। आगे चलें, अब हम ये देखते हैं, ये तो इसलिए मैंने लिखा दिया ताकि आपको कौन किसका पिता है, कौन किसकी माँ है, ये आपको ध्यान में रहे। अब हमारा ठीक है, अब संभाजी और राजा राम में उत्तराधिकार को लेकर, संभाजी और राजा राम में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में संभाजी गद्दी पर बैठे। ठीक, यहाँ तक हो गया। संभाजी 20 जुलाई 1680 को इनका राज्याभिषेक हुआ। संभाजी का राज्याभिषेक 20 जुलाई 1680 को हुआ, और इनका राज्याभिषेक 16 जनवरी 1681 को हुआ। ठीक, आगे भी इनके बारे में पढ़ लें। संघर्ष में कौन विजयी हो गए? संभाजी। आगे देखते हैं, आगे देखिए। संभाजी ने अष्टप्रधान की बातों को स्वीकार करने से मना कर दिया। अष्टप्रधान के परामर्श की अनदेखी करते थे, परामर्श की अनदेखी करते थे। आप आगे लिख लेंगे कि संभाजी अष्टप्रधान के लोगों की अनदेखी करते थे, जिसकी स्थापना शिवाजी ने किया था। परिणाम ये हुआ कि अष्टप्रधान का विघटन हो गया, और विघटन का कारण ये था कि संभाजी केवल कवि कलश एक ब्राह्मण की बातों को मानते थे, बातों को मानते थे। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि किसके काल में अष्टप्रधान का विघटन हुआ था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं संभाजी के बारे में। संभाजी जंजीरा के सिद्धियों के साथ संघर्ष किया। इसके अलावा अंग्रेजों और पुर्तगालियों के साथ संघर्ष हुआ। हम लोग संभाजी के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ तक बात क्लियर हुई। आगे जो सबसे खास बात है वो ये है कि औरंगजेब का बेटा, आप लिख लेंगे कि औरंगजेब का बेटा अकबर औरंगजेब से विद्रोह करके दक्कन भागा, और वह वहाँ जाकर के संभाजी की शरण में गया, संभाजी की शरण में गया। अब इससे औरंगजेब बड़ा नाराज हो गया। परिणाम ये हुआ कि औरंगजेब माने मुगलों और संभाजी के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध में संभाजी की मृत्यु हुई। इस युद्ध में संभाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम गद्दी पर बैठा। तो मैं ये मिटा देता हूँ, आप लिख लिए होंगे।
आगे चलते हैं दोस्तों। संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम गद्दी पर बैठे। राजा राम इनके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। 1689 से 1700 ईस्वी, ठीक है। राजा राम गद्दी पर बैठे। इन्होंने, आगे लिख लेंगे, इन्होंने कुछ समय तक मुगलों के साथ संघर्ष किया। इन्होंने कुछ समय तक मुगलों के साथ संघर्ष किया, ठीक। एक बात। नंबर 2 बात इसमें क्या, राजा राम ने एक नया पद प्रतिनिधि, राजा राम ने एक नया पद प्रतिनिधि का सृजन किया। प्रतिनिधि का सृजन किया। राजा राम ने एक नए पद प्रतिनिधि का सृजन किया। यह पेशवा के पहले आता था, यही बात गौर करने की। अब आपके लिए प्रश्न है कि प्रतिनिधि पद का सृजन किसने किया था, तो राजा राम ने। या फिर प्रश्न वही घुमा के हो जाए कि अष्टप्रधान कब में संख्या कब 9 हो गई, क्योंकि 8 थे जिसको मैंने बताया था। सबसे पहले आपका क्या बोलते हैं, आपका पेशवा, पेशवा के बाद अमात्य, अमात्य के बाद मंत्री, मंत्री के बाद सुमंत, सुमंत के बाद दबीर, दबीर के बाद सचिव, सचिव के बाद सेनापति, सेनापति के बाद न्यायाधीश, न्यायाधीश के बाद सद्र। तो ये 8 पद थे और 8 पे महत्वपूर्ण लोगों की नियुक्ति होती थी। सेनापति के को छोड़कर बाकी पर सारे ब्राह्मण ही होते थे। लेकिन राजा राम ने एक नए पद का सृजन किया, ठीक है। इसके अलावा राजा राम ने 1698 ईस्वी में, राजा राम ने 1698 ईस्वी में सतारा में अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। 1698 में राजा राम ने सतारा में अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। 1700 के आसपास या 1700 ईस्वी में मुगलों ने आक्रमण किया, जिसमें राजा राम की हत्या हो गई या राजा राम की मृत्यु हो गई। अब इस मृत्यु के बाद राजा, आगे लिख लेंगे, राजा राम की मृत्यु हो गई और संभाजी के पुत्र शाहू जी और उसकी माँ, संभाजी की साहू जी की माँ, साहू जी की माँ यशुबाई, इन और अन्य परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस समय साहू जी कैद में था, अतः मराठों ने शिवाजी द्वितीय को राजा बना दिया और इसकी शिवाजी की संरक्षिका बनी ताराबाई। उसकी माँ ताराबाई उसकी संरक्षिका बनी। यहाँ तक बात क्लियर। आगे देखें क्या होता है। इसी समय जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुगलों में भी औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो गया। इस टॉपिक को मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के पहले ही चैप्टर हमारा है मुगलों का पतन, वो टॉपिक मैंने पढ़ाया, उसमें आप देख लीजिए, पूरा डिटेल है। तो उत्तराधिकार के संघर्ष में मोहम्मद मुअज्जम ये सफल हुआ और यह बहादुर शाह प्रथम
के नाम से गद्दी पर बैठा। आपको मैंने बताया है कि इसको इतिहासकारों ने शाह-ए-बेखबर की उपाधि दिया था। अब घटना को जोड़िए। अब क्या हुआ कि मोहम्मद मुअज्जम ने मराठों के साथ दोस्ताना संबंध रखने के लिए इसके अलावा मराठों में फिर उत्तराधिकार के संघर्ष के लिए जुल्फ़िकार खां के कहने पर बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी को, ये देखिए, साहू जी को कैद से आज़ाद कर दिया। जब साहू जी को कैद से आज़ाद कर दिया तो वही बात जो पहले से होती आई है कि शिवाजी द्वितीय, मतलब बल्कि और कह लें ताराबाई और साहू जी के बीच फिर वही घटना, उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया। ठीक है, उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया। शिवाजी द्वितीय और साहू जी के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया। 1707 ईस्वी में खेड़ नामक स्थान पर इन दोनों के बीच शिवाजी, बल्कि ये कहेंगे ताराबाई और साहू, खेड़ नामक स्थान पर, यहाँ कर लेते हैं, खेड़ नामक स्थान पर साहू जी और ताराबाई के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में साहू जी का साथ बालाजी विश्वनाथ ने दिया। इस युद्ध में साहू जी का साथ बालाजी विश्वनाथ ने दिया। साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को सेना करते पद पर आसीन किया। सेना करते का अर्थ होता है सेना का संगठन करने वाला। ठीक है, तो इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में साहू जी की विजय हुई। ठीक है, इस युद्ध में साहू जी की विजय हुई। अब साहू जी मराठों के शासक बने। साहू जी मराठों के शासक बने और उनका साथ दिया था बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है, 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में संगोला की संधि के द्वारा यह संधि किसके बीच हुई थी? तो साहू जी और राजा राम द्वितीय के बीच हुई थी। इस संधि में के द्वारा यह तय हो गया कि अब मराठों के जो वास्तविक शासक होंगे वह होंगे साहू जी। ठीक, यहीं तक बात नहीं रुकी, आगे देखिए। अब साहू जी एकदम बालाजी विश्वनाथ के अधीन हो गया। साहू जी ने बालाजी को पेशवा का पद दिया और बालाजी विश्वनाथ के एकदम अधीन हो गया। माने एक तरह से आप ये कह लो कि अब मराठों की जो शक्ति है उसके दो केंद्र हो गए, एक नाम मात्र की शक्ति और एक वास्तविक शक्ति। तो वास्तव में मराठी शक्ति की जो वास्तविक केंद्र बिंदु था अब वह पेशवाओं के हाथ में आ गया। अब साहू जी केवल सतारा में एक बंदी की तरह जीवन व्यतीत करता था। सारे कार्य किसके हाथों में आ गए? पेशवाओं के हाथ में आ गए। इट मीन्स बालाजी विश्वनाथ के हाथों में आ गए। ठीक, तो अब हमारी टॉपिक होगी बालाजी विश्वनाथ। अब हमारा टॉपिक होगा
बालाजी, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है पेशवाओं का इतिहास, तो बालाजी विश्वनाथ और 1713 से 1720 ये कौन हैं? तो ये कोंकण जिले के ब्राह्मण हैं, और आज भी कोंकण जिले के ब्राह्मण काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, और ये भी काफ़ी बुद्धिमान और चतुर थे, काफ़ी बुद्धिमान और चतुर थे। ठीक है। इनके काल में इन्होंने क्या किया, पहली घटना इनकी घटी, इन्होंने पेशवा का पद आनुवांशिक कर दिया। दूसरी बात, पेशवा का पद आनुवांशिक कर दिया। दूसरी बात, इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। ठीक है। तीसरी बात, इनके बारे में देखिए क्या है। ठीक, इनके बारे में देखें। 1719 ईस्वी में 1719 ईस्वी में दिल्ली मतलब मुगलों में इन्होंने हस्तक्षेप किया। और वो हस्तक्षेप क्या था, ये कहानी मैंने शब्द को ऐसे ही बताया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या, हस्तक्षेप का मतलब क्या है वो देखिए। ये देखिए, इस समय जो मुगल शासक था वह था फर्रुखसियर। मैंने कहा ना, इस समय पढ़ा चुका हूँ। इतिहासकार इसको एक बड़ा अच्छा नाम घृणित कायर के नाम से पुकारते हैं। फर्रुखसियर जो एक गद्दी मुगल वंश की गद्दी प्राप्त किया था, वह दो अली बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, इन दो भाइयों की मदद से ये मुगल वंश की गद्दी पर बैठा था। अब्दुल्ला खां को उसने अपना वजीर बनाया था और हुसैन अली को उसने अपना सेनापति बनाया था। इतिहास में ये दोनों भाई किंग मेकर, राजा निर्माता के, नृप निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। अब हस्तक्षेप का मतलब यहाँ समझिए। फर्रुखसियर अब इन दोनों से के नियंत्रण से निकलना चाहता था, तो उसने चालाकी में हुसैन अली खां को दक्कन भेज दिया कि वो मराठों से उलझ जाए। हुसैन अली खां एक चालाक, उसने हुसैन अली खां ने दक्कन जाकर बालाजी विश्वनाथ से संधि किया। और बालाजी विश्वनाथ हस्तक्षेप करना मतलब यही है, बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर की हत्या कर दी गई और फर्रुखसियर की जगह रफ़ी-उर-दरजात को गद्दी पर बैठाया गया। मतलब इन दोनों भाइयों ने रफ़ी-उर-दरजात, मुगल शासक रफ़ी-उर-दरजात को गद्दी पर बैठाया। रफ़ी-उर-दरजात इन दोनों का कठपुतली था। अतः जो हुसैन अली खां ने संधि किया था, उस संधि पर इसने रफ़ी-उर-दरजात ने हस्ताक्षर किया, जिसको दिल्ली संधि के नाम से भी जाना जाता है, और एक अंग्रेज इतिहासकार हैं रिचर्ड टेम्पल ने इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। रिचर्ड टेम्पल ने इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। तो अब ये संधि थी क्या, इस संधि की शर्तें क्या थी, ये आज नहीं कल, आज बस इतना ही, आज के लिए बस इतनी ही क्लास। अगली वो संधि में एक शर्तें क्या थी, क्यों मैग्ना कार्टा कहा गया, यह जानने के लिए आपको हमारा चैनल लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन घंटी बजानी होगी।